हैं अब एफआईज पर और डीआईआईज पर और उसके साथ साथ हम निफ्टी पर और निफ्टी बैंक पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि लगातार 12 दिन की तेजी हो चुकी है और निफ्टी में इन 12 दिनों में 1100 अंकों का एक तरफा राइज हमने देखा है। थकान के संकेत तो बिल्कुल नहीं है। 25,000 के आसपास बाजार ने थोड़ा सा समय व्यतीत किया था और वहां से फिर से बाजार ने चलने की शुरुआत कर दी है। लेकिन अगर आप एफआईज के आंकड़े को देखेंगे, बीच में एक थोड़ी सी हमने देखा था कि बिकवाली की छोटा सा आंकड़ा आया, लेकिन उसके बाद लगातार हम देखने की बाइंग हो रही है। डीआईआईज की जो बाइंग है उस पर थोड़ा सा ब्रेक हमने जरूर लगते हुए देखा है। क्यों हालांकि अगर आप अगस्त के पूरे महीने को देखेंगे तो नेट नेट कैश में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बाइंग रही है डीआईआईज की, यानी कि घरेलू फंड्स की भारतीय बाजारों में। डिप्टी एक बार एफआईज के आंकड़ों को जरा विस्तार से बता दीजिए कि वायदा बाजार के आंकड़े, फ्यूचर्स के आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं और लॉन्ग होल्डिंग जो एफआईज की है वो किस तरह की अभी है। देखिए, होल्डिंग्स में एज सच कोई मेजर चेंजेस नहीं है। वो तो जस्ट की तस बनी हुई है। 60% से ऊपर एफआईज अभी भी होल्ड करके बैठे हैं। रिटेल के पास पोजीशनिंग 50% से कम है। डीआईएस के पास पोजीशनिंग करीब 37% अराउंड है। आपने पिछले हफ्ते एक चीज़ नोटिस की होगी, वो ये नोटिस किया होगा कि बाज़ार पूरी तरह से एक रेंज में रहा। उसने 24,000 के लेवल को ब्रेक नहीं किया। 24,200 इंपॉर्टेंट लेवल था जिसको वो, अब माफ़ कीजिए, 25,000 उसने वापस फाइनली अचीव किया। कहने का मतलब कि और पहले हम रेंज में थे, फिर रेंज का ब्रेकआउट करके आए। हमने पिछले हफ्ते एक चीज़ नहीं की, जो नहीं की पहले मैं वो बताता हूँ। जो पिछले हफ्ते नहीं किया वो था सपोर्ट। हमने सपोर्ट ब्रेक नहीं किए मार्केट के। हमने चाहे कितना भी डल सेशन हो, कितना भी कुछ सेशन हो, हमने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक नहीं किया। तो मार्केट ने खूबसूरती दिखाई, सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक नहीं किया। इंडाइसिस पे आईटी का योगदान बहुत अच्छा था, इसकी वजह से हमको निफ्टी के बढ़िया लेवल्स मिले। और मैं बोलूँगा पिछले हफ्ते ही अगर आपने लेवल्स ऑप्शंस के भी देखे होंगे तो हमने एक बार आपको नोटिफाई करवाया था कि मेरे को तो याद भी नहीं है इस पूरे साल के अंदर कि कब 1,20,000 करोड़ रुपए का ऑप्शंस का नंबर आया होगा। मेरे को ये भी याद नहीं था। इस तरह का तेज़ मोमेंटम मार्केट के अंदर आपको वापस कंसोलिडेशन के बाद 1-2 दिन में ही दिख गया होगा। तो एक अच्छी चीज़ मार्केट के पास ये दिखी है कि हमको क्लोजिंग बहुत बढ़िया हमको आती हुई दिखी है और जो क्लोजिंग है उसका इम्पैक्ट आज आपको दिखेगा। एक और चीज़, क्लोजिंग अगर सीरीज़ के एंड में और फ्राइडे वाले सेशन में भी अच्छी मिले तो फिर और अच्छा माना जाता है। फ्राइडे के सेशन में और सीरीज़ के एंड में आपको अच्छी क्लोजिंग मिली हुई है। आते हैं रोल ओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज मंडे का दिन है। टिपिकली फ्राइडे के दिन होता फर्स्ट डे है, बट एक्चुअली मंडे से फर्स्ट डे काउंट होगा क्योंकि अच्छे से पोजीशनिंग तभी बनती है। तो जो रोल ओवर नंबर्स आए हैं वो निफ्टी के अच्छे आए हैं एवरेज से। मैं बता देता हूँ आपको नंबर्स। निफ्टी का रोल ओवर करीब करीब 77% अराउंड है, जो कि एवरेज से अच्छा है। 74-73 की एवरेज आई है। लेकिन बैंक निफ्टी का रोल ओवर थोड़ा कम आया है। मैं इन दोनों पॉइंट को एफआईज के नंबर के साथ जोड़ देता हूं और आपको ये पॉइंट बता देता हूं। देखिए, अगर आपको थोड़ी सेफ्टी और ठीक ठाक सा इंडेक्स में पैसा चाहिए, ठीक ठाक वर्ड को भी मैं क्लियर कर देता हूं। मान लो जो आपको इस पूरे ही हफ्ते के अंदर 200-300 पॉइंट चाहिए, तो फिर आपको निफ्टी प्ले करना चाहिए। वहाँ पे सिक्योरिटी भी है, वहाँ पे 200-300 पॉइंट का रूम भी है। ये 25-500 तक जाने तक का रूम आपके लिए पूरा पूरा पड़ा हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं सर थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले सकता हूँ और मैं ट्रेड के अंदर थोड़ा आ सकता हूँ आगे, तो फिर आपको बैंक निफ्टी लेना चाहिए। वजह मैं बताता हूँ, बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई नहीं लगाया। दूसरा, बैंक निफ्टी में अभी पोजीशनिंग बहुत अच्छे से बनी नहीं है एफआईज की। एफआईज अगर 5% भी लॉन्ग बनाते हैं तो वो आईटी पे नहीं बनाएंगे। अब वो रीज़न उसका साफ हो रहा है। आईटी का रिटर्न जो आएगा ना एक एक महीने का, वो काफ़ी अच्छा आ चुका है। हमने लास्ट सेशन में भी आपको दिखाया था 17-17, 18-18% तक का रिटर्न है आईटी पे। तो आईटी की पोजीशनिंग थोड़ी सी हाथ से निकली है। वो वैल्यूएशन और जो कंफर्ट आ रहा था, इसलिए ये वैल्यूएशन और ये कंफर्ट वापस हो सकता है आपका इस तरफ आता हो दिखे। कहने का मेरे मतलब आपका शिफ्ट हो जाएगा बैंक की तरफ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बैंकिंग को प्ले करना है। तो रिस्क रिवॉर्ड जहां अच्छा है वो बैंक्स हैं एफआईज के पॉइंट ऑफ व्यू से। होल्डिंग अच्छी बढ़ी हुई है, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। बस मैं आपको इतना आगाह कर दूंगा, ये हम एक लास्ट तेज़ी की तरफ और देख रहे हैं। उसके बाद आके आपको फिर से नए ट्रिगर्स चाहिए। ये शॉर्ट कवरिंग लेड एफआईज लेड रैली है, बार बार ये देखने को नहीं मिलेगी। बहुत दिनों तक आप लिक्विडिटी पे और एफआईज के दम पर यहाँ तक नहीं पहुँचोगे। उसके लिए आपको कुछ ठोस चीज़ें भी चाहिए होंगी जो अभी एब्सेंट है। ये बोलने में मेरे को गुरेज नहीं है, वो अभी एब्सेंट है। ठीक है, एफआईज से ये संकेत। लेकिन अगर हम लौटें, अगर हम भारतीय बाजारों पर, निफ्टी पर,
तो लगातार 12 सत्र की तेजी हुई है और अगर पिछले हफ्ते की बात करें तो करीब करीब 400 अंकों की हमने मार्केट में तेजी देखी है। आज हालांकि दो तीन चीजें हैं जो आर्थिक आंकड़े आए हैं। एक तो जीडीपी के आंकड़े आए हैं, पिछले 5 तिमाही में सबसे कमजोर आए हैं। 6.7% का आंकड़ा आया है। हालांकि कुछ चीजें अच्छी भी आई हैं और उसमें है जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा। जीएसटी कलेक्शन 10% बढ़ा है और पिछले महीने के मुकाबले 1.82 लाख करोड़ से घटकर करीब करीब 1.75 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा हालांकि हमने देखा है। डीपी ये बताइए कि किस तरह का रिएक्शन आज निफ्टी पर आएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग्लोबल सेंटीमेंट तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बढ़िया ही है। देखिए, अगर आप दोनों चीज़ जीएसटी के रिएक्शंस पे पूछ रहे हैं और जीडीपी पे पूछ रहे हैं तो मेरे लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस अभी नहीं रखेगा मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, बड़े हेल्दी साइन है। देखिए, जीडीपी का जो नंबर कम हो के आया है, खुद मिस्टर गवर्नर ने कहा है कि भाई सरकार का जो पार्टिसिपेशन है वो थोड़ा कम हुआ, इस वजह से हुआ। ये तो पहले से मालूम है और सरकार ने अपने फिस्कल डेफिसिट को भी कंट्रोल करना है, तो सरकार का जो खर्च है वो काफ़ी हद तक लिमिटेड हो जाएगा, काफ़ी हद तक वो रेंज में रहेगा। तो आप थोड़ा उस हिसाब से देख के चलेंगे। दूसरा पॉइंट, मेरे को इन दोनों में बाज़ार के तेज़ मोमेंटम में कुछ हो जाएगा ऐसा लगता नहीं है, इन दोनों का, ना ही जीडीपी का और ना ही मेरे को इसका टैक्स का लगता है, जीएसटी कलेक्शंस का लगता है। तो इन दोनों का एक रेगुलर इम्पैक्ट है जो हमारे लिए ऑलरेडी पहले से प्रोजेक्टेड है, तो मैं इसमें ज़्यादा जाऊंगा नहीं। मैं आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब और देता हूं। अगर आप निफ्टी पे पूछ रहे हैं कि अब निफ्टी पे लेवल्स क्या रखें ध्यान, या कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए, देखिए जो भी आपको खरीदना है हमने आपको कभी मना नहीं किया। हमने आपसे सिर्फ इतना कहा है कि बाइंग ऑन डिप्स करो नए वाले, पुराने वालों को हमने स्टॉप लॉस लगवाए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए। आज जब ऑल टाइम हाई लगता है तो हमें भी अच्छा लगता है कि देखिए हमारा एनालिसिस काफ़ी हद तक ठीक रहा और वो काम भी आया। हमें एक भगवान ने एक प्लेटफॉर्म दिया आपके सामने अपनी बात रखने का, इसका मैं उसका भी शुक्रिया अदा करूंगा और आपका भी, जो आप गौर से सुन लेते हैं हमारी बात को। नहीं तो सबके पास आज की डेट में इंटेलिजेंस है। ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि अभी भी मार्केट के अंदर हमको थोड़ा और जर्नी पाना बाकी है। मैं 300 पॉइंट का निफ्टी के लिए भी और अपनी विंडो खोल के रखता हूँ। ये 25,500 तक की विंडो मेरी निफ्टी के लिए ऑलरेडी खुली हुई है, तो मैं ये चेक कर लूँगा कि 25,500 तक का मेरे को निफ्टी हमको मिल जाए। 24,800 का मेरे लिए इस सीरीज़ का भी स्टॉप लॉस है। जो मैं अगली सीरीज़, पिछली सीरीज़ में रखा था, उसको मैं थोड़ा और शिफ्ट कर देता हूँ। मैं उसके 200 पॉइंट ऊपर ले आता हूँ, 25,000 का। तो अब आप एक काम कर लेना, जिनको बिल्कुल नियर बाय स्टॉप लॉस रखना है वो 25,000 का स्टॉप लॉस रखें। जिनको सीरीज़ टू सीरीज़ का स्टॉप लॉस रखना है वो 24,800 का रखें। 300 पॉइंट की रेंज खुली हुई है। आप बोलेंगे सर 300 पॉइंट के ऊपर क्यों नहीं बोल पा रही हो? 300 पॉइंट के ऊपर मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मेरा डाटा अलाउ नहीं कर रहा कि मैं इससे ऊपर कहीं कुछ और लेवल बोल पाऊँ। तो मैं 25,500 तक ही अपनी कैलकुलेशन को सीमित कर देता हूँ आपके लिए। आपको जमता है तो ठीक, आपको नहीं जमता तो भले अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के एक बार फिर अपनी पोजीशंस लेना। हम अपनी तरफ से अपनी जिम्मेवारी पे सारी डाटा को एनालिसिस करते हुए सिर्फ इतना कह सकते हैं कि 25,000 का सपोर्ट, 24,800 का सपोर्ट और 25,500 तक के टारगेट है। नए और पुराने वालों का भी जवाब दे देता हूँ। नए वालों के लिए कुछ ज़्यादा करने के लिए है नहीं सिस्टम में, तो वो आप थोड़ा सा रिस्क रिवार्ड आपको जब भी डिप मिले आप प्लस करना। देखो आपने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी खोई है, 24,200 पे, 400 पे, 500 पे, 600 पे, 700 पे, 800 पे, 25,000 पे, इन सब पे खोया हुआ लेवल्स है। अब हम कंपेयर करें पुराने लोगों से, वो नहीं हो सकता। तो आपका रिस्क रिवार्ड 1:1 का है। आप 25,000 का स्टॉप लॉस लगाओ, 25,500 का टारगेट लगाओ, 24,800 का लगाना है वो आपकी मर्जी है। ठीक। दूसरा पॉइंट, थोड़ा वॉल्यूम कम रखना। बाजार थोड़ा चला हुआ है, इसमें चर्निंग बड़ी इंपॉर्टेंस रहेगी। अगर चर्निंग अच्छे हैंड्स पे होती है तभी बाजार चलेगा, अगर चर्निंग वीक हैंड्स पे जा रही है तो फिर नहीं चलेगा। एफआईएस की होल्डिंग थोड़ी बड़ी हुई है, इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि बहुत जल्दी वो माल अब नहीं खरीदेंगे, तो साइडवेज कंसोलिडेशन भी रह सकता है। अगले 4 दिन मार्केट के अंदर 25,500 तक के हमारे टारगेट हैं, उसके बाद देखते हैं फिर क्या होगा। और स्टॉप लॉस मैंने ऑलरेडी आपको 25,000 का बता दिया। शॉर्ट वॉट करना नहीं है, इसके लिए हमने आपको कतई मना कर रखा है। आप अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के और भी लेवल्स के बारे में उनसे जानकारी ले सकते हैं। नई एंट्री करनी डिम्पी? नई एंट्री कर सकते हैं, 25,000 का एक स्टॉप लॉस लगा लो। अगर आपको लगता है कि देखो नई एंट्री वालों को, उनको ये तो समझ में आ रहा है कि बाजार चलेगा, लेकिन ये भी तो देखो ना उन्होंने कितने इंपॉर्टेंट चीज़ें खोई हैं पीछे, ये भी तो उतना ही कड़वा सकते हैं ना। तो आपको 25,000 का स्टॉप लॉस लगाना है और 25,500 का टारगेट लगाना है। 200-250 पे आप बंद हो। आज जो गैप आपको दिख रहा है ना 17 पॉइंट का, ये कोई यूजलेस गैप है मेरे लिए, इसमें कोई मतलब नहीं है। आप मेरे लिए क्लोजिंग और आज की ओपनिंग वो एक समान ही होगी। ये 17-18 पॉइंट को मैं जरा काउंट ही नहीं कर रहा, ये आ भी जाएंगे तब भी मैं काउंट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर इसका कोई मतलब ही नहीं है।
इसका कोई वैसे मतलब नहीं है। तो आप 25 से 25,500 के बीच में खड़े हो, आप देख लो अपनों कैसे करना है ट्रेड। ठीक है, चलिए निफ्टी पर ये आपके लिए कंप्लीट रणनीति होगी। अब निफ्टी बैंक पर आते हैं। निफ्टी बैंक ने हमने देखा कि 51,000 के स्तर को पार करके उस स्तर के ऊपर टिका हुआ है। हालांकि अगर हम शुक्रवार के सत्र को देखेंगे तो जो दो बड़े मेन कंट्रीब्यूटर हैं, एक आईसीसी बैंक और दूसरा एचडीएफसी बैंक। आईसीसी बैंक मजबूत रहा, एचडीएफसी बैंक में हमने कमजोरी देखी है शुक्रवार के सत्र में। तो डिम्पी, निफ्टी बैंक को लेकर क्या रणनीति बनाए, क्योंकि कश्मकश निफ्टी बैंक को लेकर ज्यादा है। नहीं, बात आपकी सही है कि निफ्टी बैंक को लेकर ज़्यादा, और मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी आपके सामने बात बोली कि अगर आपको सेफ्टी के साथ कुछ ट्रेड लेना है, आपको लग रहा है कि भाई मेरे को सेफ्टी भी मिले और थोड़े पैसे भी मिल जाएं, तो फिर निफ्टी है। लेकिन अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं सेफ्टी के साथ स्लाइटली कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, मैं एक रिस्की ट्रेड ले सकता हूँ, बट मेरे को रिवॉर्ड बढ़ा करके दो, तो मैं बोलूँगा आपके लिए बैंक निफ्टी है। देखो, बैंक निफ्टी ने कैचअप नहीं किया, बैंक निफ्टी का डाइवर्जेंस है, बैंक निफ्टी का सभी प्ले एक साथ नहीं आए, सिर्फ 4 शेयरों को चलने की ज़रूरत है। इससे पहले चारों शेयर एक साथ क्लब हो नहीं रहे हैं, कभी कुछ चल रहा था। और दूसरे प्लेयर्स जब आ जाते हैं सिस्टम में तो बैंक्स ऑलरेडी थोड़ा पीछे भी रहता है। फिर फेड के भी कुछ बयान आए थे। इस सारी चीज़ों को नोटिस करते हुए अभी बैंक निफ्टी थोड़ा पीछे है। क्या बैंकिंग काउंटर्स रियल टर्म्स में कमज़ोर है? नहीं, कमज़ोर नहीं है। वैल्यूएशन जस्टिफिकेशन वाला थोड़ा सा मामला है, और कुछ भी नहीं है। और कुछ भी नहीं है बैंकिंग में, एज सच कोई प्रॉब्लम तो दिख नहीं रही है, कम से कम बड़े बैंक्स में तो नहीं दिख रही जिसकी मार्केट के अंदर वेटेज है। दूसरा पॉइंट, 51,000 का आप एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए और अपनी पोजीशंस को बढ़ाइएगा आगे। 51,800 पहला टारगेट, 52,000 दूसरा टारगेट, 52,500 तीसरा टारगेट। ये मैं 3 टारगेट आपके लिए बोल देता हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा मैंने ज़्यादा गौर 51,000 पे दिया है। मेरे टारगेट्स पे ना जाइए, वो तो कंफर्ट हो सकता है आपका भी, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ छेड़छाड़ ना करना, जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ पहले ही प्रूव। 51,000 का एक स्टॉप लॉस लगाओ, 50,800 का एक स्टॉप लॉस दे दो। सीरीज रखना चाहते हो 50,800 का रखना, हफ्ता रखना चाहते हो 51,000 रखना। आई रिपीट माई सेल्फ, सीरीज रखना चाहते हो 50,800 रखना स्टॉप लॉस, हफ्ता रखना चाहते हो 51,000 का स्टॉप लॉस रखना, और आपका टारगेट पहला 51,800, दूसरा 52,000। एक चीज़ मैं और रिपीट कर देता हूँ इसी लेवल्स में, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, 51,500 पार होने पर ही बैंक निफ्टी ज़्यादा तेज़, ज़्यादा स्मार्ट बनेगा। 51,500 पार होने पे उसका बुखार उतर जाएगा। वो बुखार उसको 50 दिन की एवरेज का चढ़ा हुआ है, वो इससे पार नहीं हो रही है। जिस दिन ये 50 दिन की एवरेज को तोड़ देगा, 51,500 के ऊपर आ जाएगा। ट्रस्ट मी, आप सब लोग बैंक निफ्टी के बारे में जिक्र करोगे, पूछोगे, बात करोगे। शॉर्ट करना नहीं है, इसके लिए मैंने आपको रोक दिया। 8:19 हो चुके। वैसे तो मेहमानों को जोड़ने का वक्त हो गया है, लेकिन आज मैं मेहमानों के साथ साथ अपने एक रिपोर्टर को भी जोड़ूंगा। मेरे साथ अंकुर जुड़ेंगे। मैं ज़रा उनसे ये पता करना चाहता हूँ, ये जो सेबी कदम उठा रहा है एंट्री और एग्जिट के F&O बैन में, उसमें 3-4 चीज़ों का मेजर उन्होंने पॉइंट रखा है। एक बार अंकुर हैं तो प्रोड्यूसर साहब बताइए, उनको कनेक्ट करके हम जरा सी चीज़ें समझ लेते हैं। अंकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर, एक बार जरा मेरे को बताइए कि क्या सेबी कदम उठा रहा है जिससे कि F&O को और अच्छे तरीके से रेगुलेट किया जा रहा है? जी हाँ, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एफएनओ सेगमेंट में एंट्री और एग्जिट के लिए नए नियम नोटिफाई किए हैं। यहां पर यह साफ किया गया है कि अगर मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज रिक्वायरमेंट 75 लाख तक का नहीं है तो वहां पे एंट्री नहीं हो सकती है। पहले ये जो क्राइटेरिया था वो 25 लाख का था। इसी तरीके से मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है उसको बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए कर दिया गया है एलिजिबिलिटी के लिए। पहले ये 500 करोड़ था। एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू रिक्वायरमेंट जो थी कैश मार्केट में वो कम से कम 35 करोड़ रुपए होनी चाहिए, पहले ये 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी। और ये जो स्टॉक्स हैं उनको कंटिन्यूसली 6 महीने तक ये जो नए नियम है उसके हिसाब से ट्रेड करना होगा, तभी वो एलिजिबल रहेंगे एफएनओ सेगमेंट में बने रहने के लिए। और साथ ही जिनको निकाल दिया गया है वहां पर भी नियम है कि आप 1 साल तक फिर रीअप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं ये बता देता हूँ, ये सेबी अभी इस चीज़ पे विचार कर रहा है, इस चीज़ को लागू करेगा तो जो प्रिवेलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये जो प्रिवेलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है 3 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड फॉर मंथ, तो 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अभी इसको बैक एंड टेस्टिंग पे डाला जा रहा है।
उसके बाद जो ये नंबर्स निकल के आएंगे कि हाँ भाई ये 3-4 क्राइटेरियाज जिस पे वो इम्पोर्टेंटली बात कर रहे हैं वो अगर चेंज होते हैं कि नहीं होते। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको मार्केट वाइड पोजीशनिंग लिमिट बता देता हूँ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसके अंदर ये सबसे ऊपर लिखा है 500 करोड़ से 1500 करोड़, मेजरली यहीं चेंज होगा और यहीं से ही शेयर पकड़े जाएंगे। इसका पर्पस क्या है? सेबी का सिर्फ एक ही पर्पस है कि इलिक्विड शेयर्स को जिसमें डेप्थ नहीं है उनको बाहर करो। वजह एक और, क्या फ्यूचर से प्रॉब्लम है कि ऑप्शन से प्रॉब्लम है? ऑप्शन से ज़्यादा प्रॉब्लम है, फ्यूचर से नहीं है। फ्यूचर रेगुलेटेड है मार्केट्स के अंदर, ऑप्शंस को लेकर थोड़ी सी दिक्कत चल रही है बाजार में, उसको रेगुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ऑप्शंस कौन सी ऑप्शंस? क्या स्टॉक्स की ऑप्शंस हैं, क्या फ्यूचर्स की ऑप्शंस हैं? तो मैं अपने एनालिसिस पे बोल रहा हूँ दोनों की ऑप्शंस में प्रॉब्लम है। स्टॉक्स की भी ऑप्शंस में, स्टॉक्स के ऑप्शंस में लिक्विडिटी नहीं आती है, ऊपर की स्ट्राइक पे पोजीशनिंग खड़ी होती है। और इंडेक्स की ऑप्शंस में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि उसके अंदर फ्लक्चुएशन इतना फास्ट हो रहा है कि उसके अंदर समझ ही नहीं आ रहा कि 20 रुपये वाली चीज़ कैसे 200 और कैसे 200 रुपये वाली चीज़ कैसे 20 रुपये हो रही है। इसलिए सेबी का एक कदम है भाई, एक काम आप करो, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट को 3 गुना कर दो। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जैसे ही 3 गुना हो जाएगी आपके बैन शेयर्स वगैरह सब फटाफट से सिस्टम से बाहर होने लग जाएंगे और शेयर्स का क्राइटेरिया बदल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सेबी धीरे धीरे कर रहा है। देखो हम उन चुनिंदा लोगों में से एक थे जिन्होंने सबसे पहले कंसर्न जताया था। हमने स्क्रीन पर भी कई बार आपके सामने बोल के रखा कि क्या ऑप्शंस के अंदर देश के अंदर मजाक हो रहा है। हमने एक आपको उस दिन का एक इंसिडेंस भी बताया था कि मेरे को नहीं पता लोग कैसे ट्रेड कर लेते हैं जब 20 रुपये वाली चीज़ मतलब 200 रुपये वाली चीज़ 2000 हो गई थी। और ये मैंने आपको दिखाया भी था स्क्रीन पे उस समय जब ऑप्शंस के ट्रेड हो रहे थे। उसके बाद सेबी की कदम उठाए, ये महज इत्तेफाक भी हो सकता है, हमारी पहल भी हो सकती है, मैं इसको पूरा क्रेडिट तो नहीं लूँगा, लेकिन हाँ हमने आपको नोटिस समय टू समय करवाया है। आज सेबी के पॉइंट्स देख के मेरे को अच्छा लग रहा है कि एफ&ओ को रेगुलेट करने के लिए सेबी के कदम है। बस मैं सेबी से एक रिक्वेस्ट भी करूँगा, आप जो कदम उठाएं इस चीज़ को ध्यान रखें, बाजार अच्छे से रेगुलेटेड हो जाए, वॉल्यूम डल ना हो जाए। वॉल्यूम डल होने से मार्केट ओवरऑल डल हो जाएगा जिससे कि पोजीशनिंग मार्केट की नहीं हो पाएगी।